स्टूडेंट साथी में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कल्पना और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सभी 67वीं बीपीएससी को लेकर के मुख्य परीक्षा का जो करंट अफेयर को लेकर के जो संभावित प्रश्न है कि आ सकता है, उसे लेकर के हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। अब आते हैं बिहार का जो संदर्भ है, बिहार को लेकर के नहीं है, ये नेशनल पेपर 1 में आने की ज़्यादा संभावना है। वैसे ही आपकी पॉलिटी में भी आ सकती है, तो पॉलिटी का आप कॉन्सेप्ट भी देख लीजिएगा बाकी। लेकिन ये जनरली हम लोगों ने जो दिया है वो करेंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है। आपको जनगणना आपको इकोनॉमी में भी आ जाता है और पॉलिटी में भी इसका है कुछ चीज। देखते हैं जाति आधारित जनगणना, इसका क्या है। जो आप नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री हैं वर्तमान, और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, इन लोगों का ही प्रयास था कि जातिगत जनगणना को करवाया जा रहा है बिहार में। प्रश्न पर आते हैं। जातिगत जनगणना के पक्ष व विपक्ष पर तर्क दीजिए। दोनों देना है आपको, पक्ष को भी देखना है और विपक्ष को भी देखना है, और इसके भविष्य में भारतीय समाज पर होने वाले प्रभाव का विश्लेषण करें। उत्तर में आते हैं। हाल के दिनों में भारतीय राजनीति में जाति आधारित जनगणना विमर्श का केंद्र बना हुआ है। ऐसे में बिहार सरकार ने सर्वसम्मति से घोषणा की है कि वह सभी जातियों और समुदायों के लिए, ये जो है आपको सभी जातियों और समुदायों का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण, सोशल इकोनॉमिक जो है कास्ट सेंसस करवाएगी और आर्थिक सर्वेक्षण कर जाति आधारित जनगणना आयोजित करेगी। अब देखिए बिहार या भारत, देखिए बिहार, उत्तर प्रदेश, जो स्पेशली उत्तर भारत है, यहाँ जाति है जो राजनीति को बहुत प्रभावित करती है। वैसे तो इन्होंने कहा है, जो हमारे राजनेता हैं वो लोग कह रहे हैं कि ये सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए, परंतु हम सभी जानते हैं कि ये सामाजिक आर्थिक उन्नति के बजाय उनका राजनीतिक प्रोपेगेंडा है कि वो कास्ट को एक तरीके से, लेकिन हम लोग बोल नहीं सकते, लेकिन ये चीज़ सच्चाई है कि वो लोग अपना वोट बैंक को ही एक तरीके से टारगेट कर रहा है। तो भारतीय राजनीति में कहें या किसी बिहार की राजनीति में, कोई भी राजनीति होती है वो है जो समाज से प्रभावित होती है, और हमारा जो समाज है, भारतीय समाज, वो है जो जाति से काफ़ी जुड़ा हुआ है। जैसे बिहार में ही आप देख लीजिए, तो बिहार की जो भी बड़ी बड़ी दल हैं, राजद को देखिए तो उनका एक जातिगत वोट बैंक है, और आप इसका देख लिए, लोजपा का देखिए तो उनका एक जातिगत वोट बैंक है। सबका अपना अपना एक जातिगत वोट बैंक है। तो बिहार में तो जाति है जो राजनीति का आधार है। सिर्फ बिहार के सेंस में नहीं देखे, यूपी में भी यही है, और आपको ऑल ओवर इंडिया में, कर्नाटका में आप लिंगायत जो देखे थे उन्होंने किया, गुजरात में पटेल करते हैं, हर राज्य में आपको देखते हैं। गुर्जर है जो आपको हरियाणा में है, मीना का जो है आपको राजस्थान में। हर राज्य में कोई ना कोई कास्ट है जो वोट को प्रभावित करता है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए जो हमारे राजनेता हैं, ऐसे तो कहें कि सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए, लेकिन सच्चाई यही है कि वो सामाजिक और आर्थिक उत्थान के बजाय अपने वोट बैंक को देख रहे हैं, कि उन्हें पता नहीं चलता है कि उनका जो ये वोट बैंक है वो कितना है। क्योंकि भारत में जो जनगणना होता है, तो जनगणना में दो ही ये डिवाइड जो होता है, या तो जो ऐसे तो धार्मिक आधार पर भी होता है, लेकिन ऐसे अगर कहें तो एक सामान्य वर्ग होता है और एक अनुसूचित जाति और एक अनुसूचित जनजाति का होता है, अलग से होता है यही दोनों का। लेकिन सामान्य वर्ग में ही जो ओबीसी आते हैं उन्हें भी सामान्य वर्ग में ही गणना किया जाता है। तो यहीं पर दिक्कत हो रही है, लेकिन हमें राजनीति में नहीं जाना है, क्योंकि हमें उत्तर लिखना है, और उत्तर में राजनीति का कोई भी प्रभाव नहीं होना चाहिए। तो अब आते हैं अगले पैराग्राफ में। बिहार की राजनीति में सिर्फ आज से ही नहीं, आफ्टर आप बिफोर इंडिपेंडेंस भी था, और 60 के दशक तक सवर्णों का कहीं ना कहीं वर्चस्व था। और उसके बाद जो जेपी आंदोलन हुआ, जेपी आंदोलन के बाद जो नीतीश कुमार भी उभरे, तो एक जातिगत उनका एक वोट बैंक है। लालू यादव उभरे तो उनका भी एक जातिगत वोट बैंक है, और आपको रामविलास पासवान। तो बिहार की राजनीति में ही जातिवाद बहुत हावी है, और बिहार ही नहीं भारत में भी है, लेकिन बिहार में हर इलेक्शन में ये हावी हो जाती है
ये वोट बैंक में ही कन्वर्ट हो जाती है और बाकी जो होता है मुद्दे उन पर बहुत हद तक हावी हो जाती है। तो देखते हैं क्या है जनगणना द्वारा किसी देश अथवा किसी क्षेत्र में निवास अस्थायी भी करने वाले लोग की विधिवत रूप से जारी करने जाने वाले आंकड़े हैं। जनगणना द्वारा किसी देश अथवा किसी क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की विधिवत रूप से जारी करने जाने वाले आंकड़े हैं जो एक निश्चित समय अंतराल पर शासकीय आदेश द्वारा जारी किए जाते हैं। जैसे आपको 10 साल में भारत में 10 के जनगणना होती है, 2011 में हुई थी, अब 2021 की आएगी। वैसे जातिगत जनगणना का इसमें हो नहीं पाएगा क्योंकि काफ़ी लेट हो गया और डेटा कलेक्ट करने का टाइम नहीं है। वही जातिगत जनगणना द्वारा देश की जातिवार जनसंख्या की प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध कराती है। जैसे कि हम लोग का जो जनगणना होता है वो है जो 1948 एक्ट के अंतर्गत होता है, उसमें है जो आपको कुछ भी सार्वजनिक करने का सरकार को प्रेशर नहीं है, लेकिन जातिगत जनगणना होगा तो उसमें आपको सार्वजनिक हो सकता है। तो ये क्या है, आपको जो जातिगत जनगणना होगा इसमें जो प्रमाणिक तरीके से लाया जाएगा। आपको मंडल आयोग आया था तो उन्होंने 27% रिजर्वेशन लाया था क्योंकि उनका कहना था कि 27% ही है जो इनका प्रतिनिधित्व है जो ओबीसी का, स्पेशली ये ओबीसी के लिए आ रहा है क्योंकि एससी एसटी का ऑलरेडी होता था तो ओबीसी का गणना होगा। इनका कहना है कि हमारा जो है हमारा जनसंख्या काफ़ी है लेकिन हमारा प्रतिनिधित्व बाकी क्षेत्रों में काफ़ी कम है। उनका मानना है कि उनका जो है जनगणना उनका जो संख्या है भारत में 52% है, लेकिन उनको जो रिजर्वेशन मिल रही है 27%। और जो बड़ी बड़ी पद पर है आसीन लोग हैं वो सवर्णों जो ऊंची जाति हैं उनसे बिलोंग करती हैं। तो इस बात को लेकर के वो अपना प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा, जाति जनसंख्या है जो उसमें आकलन होगा उसमें जातिवार देखा जाएगा। जैसे आपको जनगणना होता है तो आपके घर आते हैं जनगणना करवाने के लिए, जब आते हैं तो एक एक चीज़ आपसे पूछते हैं तो उसमें एक जाति का भी ऑप्शन रहेगा, आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं। इसका उद्देश्य विभिन्न जातियों और आबादी के वर्गों की सामाजिक आर्थिक स्थिति और शिक्षा की स्थिति के बारे में प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध होगी। अब जाति के बारे में ये भी होगा कि किस जाति के लोग हैं। जैसे आप किसी भी जाति से बिलोंग करते हैं, किसी भी कास्ट से, तो आपके घर जब जनगणना के लिए आएंगे तो जनगणना के दौरान आपका कास्ट तो पूछेंगे ही, कास्ट के बाद आपका शिक्षा ये सारा चीज़ पूछा जाएगा। तो उसमें क्या होगा कि जिस कास्ट में शिक्षा का स्तर हाई होगा कम होगा सारा आकलन इसी के आधार पे होगा, इनका इनकम क्या है सारा कुछ देखा जाएगा। तो प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध कराना है। वर्तमान में जातिगत जनगणना के अंतर्गत ओबीसी में आने वाली जातियों की गिनती की मांग की गई है। मैंने ऑलरेडी ये चीज़ बताया कि ओबीसी में ही प्रॉब्लम हो रही है, बाकी एससी एसटी का होता है। भारत में पहली बार जातिगत जनगणना आज़ादी से पूर्व 1931 में कराई गई थी, लेकिन क्या हुआ कि 1931 के बाद ब्रिटिश काल में 1941 में जातिगत जनगणना में ओबीसी को हटा दिया गया था। उसके बाद हुआ भारत आज़ाद हुआ और 1951 से भारत ने भी ब्रिटिश जो हटा दिया ओबीसी का गणना उसको ही फॉलो करता गया। अभी जैसे कि काफ़ी उसके बाद वर्ष 2011 में SECC के तहत की गई जनगणना जो जातिगत जनगणना के आंकड़े हुए अभी तक किसी ने भी प्रकाशित नहीं किया। जैसे कि देश की राजनीति में जो बड़े दल हैं कहीं ना कहीं जातिगत जनगणना से डरते हैं, उन्हें डर लगता है कि उनका वोट बैंक प्रभावित ना हो। तो तत्कालीन उस टाइम पे 2011 से 13 तक आप या 14 तक कह सकते हैं मई तक यूपीए की सरकार थी, तो उन्होंने भी सार्वजनिक नहीं किए आंकड़े जो थे। और अभी एनडीए की सरकार है तो ये भी इन आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं कर रही है क्योंकि उसे सार्वजनिक करने का अधिकार नहीं है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संबंधी आंकड़े एकत्रित और प्रकाशित किए जा रहे हैं। अब जातिगत जनगणना की विशेषता देखते हैं। जो पक्ष पूछा था, यह देश में वंचितों की वास्तविक स्थिति जानने में सहायक होगी जिससे सामाजिक कल्याण के योजनाओं को लागू करने में ज़्यादा आसान होगा। अब जो वंचित हैं उन्हें एक एक बार जैसे आप कलेक्ट करिएगा, ये एक ही जगह रह रहे हैं उनमें से उन लोगों को चुन लीजिएगा। एक जो स्पेसिफिक कास्ट के लोग हैं जो
भले ही उन्हें रिजर्वेशन मिल रहा है लेकिन रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिल रहा है। जैसे आप राष्ट्रीय स्तर पे ही देखिए तो राष्ट्रीय स्तर पे जो अनुसूचित जनजाति को आरक्षण मिलता है तो उसका सबसे ज़्यादा फायदा है जो मीना जनजाति ले लेती है, तो कहीं ना कहीं बहुत आगे बढ़ चुकी है और बाकी जनजातियां बैकवर्ड में जा रही हैं। तो जब जातिगत जनगणना हो जाएगी तो ओबीसी में भी इस तरीके से डेटा उपलब्ध हो जाएंगे कि किस जाति का कहाँ पे क्या है। तो इससे क्या होगा कि जो वंचित हैं, जो पिछड़े अभी भी रह गए आफ्टर रिजर्वेशन या आफ्टर इतने सारे योजनाओं के बाद, उन्हें टारगेट करके उन्हें सामाजिक कल्याण योजनाओं से लागू करके वहां तक पहुंचाया जाएगा। जातिगत जनगणना से पिछड़े वर्गों की वास्तविक आंकड़ों के साथ ही उनकी शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी, जो उनके विकास के साथ साथ नीति निर्माण में भी मददगार होगी। जब जब नीति निर्माण होगा तो अब आपको वास्तविक आंकड़े होंगे, तो जो नीति निर्माता होंगे उन्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मंडल आयोग आया था तो मंडल आयोग को नहीं पता था कि भारत में ओबीसी की जनसंख्या कितनी है। उसके बाद आप ये जो आपको उसके बाद 92 में जो आरक्षण का हुआ उसमें जो 50% का सीमा को कर दिया गया तो वहां पर से वहीं पर लिमिटेड हो गया। यह सामाजिक न्याय व समावेशी विकास के लिए जरूरी है। ये संसाधनों के बंटवारे में बड़े पैमाने पर असमानता हटाई जा सकती है। जो भारत में संसाधन है उसमें जो बंटवारा हुआ उसमें जो असमानता है उसे भी हटाया जा सकता है। आरक्षण को लेकर सड़क पर चल रहे आंदोलनों पर नियंत्रण होगा। अब जो लोग कहते हैं कि नहीं मेरा इतना है, मैं इतना हूँ, मुझे आरक्षण चाहिए, जैसे पटेल है जो गुजरात में 2017 में मांग रहे थे, उसके बाद आपको गुर्जर मांग रहे हैं, कहीं बिहार में अलग अलग कास्ट मांग रहे हैं, हर स्टेट में लोग रिजर्वेशन का अपना अपना मांग करते हैं। मराठा आरक्षण महाराष्ट्र में काफ़ी ये प्रभावित था। तो जब ये कास्ट के आधार पे सेंसस होगा तो लोग सड़क पे नहीं आएंगे, उन्हें डेटा पता रहेगा, उस आधार पे प्रतिनिधित्व मिल जाएगा। जातियों के सशक्तिकरण से जातिगत भेदभाव भी समाप्त होने की संभावना है। जब जातिगत आंकड़े मिल जाएंगे तो उन्हें उत्थान करने में आसानी होगी। जो निचले वर्ग के होंगे यानी कि उन्हें सामाजिक या आर्थिक रूप से पिछड़े होंगे तो उन्हें मुख्य धारा, विकास की मुख्य धारा से जोड़ने में मदद मिलेगी। तो जब जातिगत उत्थान होगा तो क्या होगा, जातिगत भेदभाव भी खत्म होने की संभावना है। अब आते हैं जातिगत जनगणना का आलोचना क्या है। अब ठीक है, पक्ष है, लेकिन बहुत बड़ा ये निगेटिव भी पॉइंट है। भारत में जाति विहीन समाज के प्रयास से जातिगत जनगणना जातिवाद को बढ़ावा देगा। जाति विहीन समाज जो अब धीरे धीरे हो रहा है, जो जातिगत जनगणना क्या होगा कि जातिवाद को बहुत बढ़ावा देगा, क्योंकि अभी तक डेटा नहीं पता है और लोग ऑलरेडी बहुत मुश्किल से हम लोगों ने हमारे संविधान को तैयार करके और बिहार की या भारत की राजनीति से धीरे या राजनीति या सामाजिक परिदृश्य से देखे तो जातिवाद की जो दंश को हटाया था, मुश्किल से, पूरी तरीके से अभी भी नहीं हटाया लेकिन बहुत हद तक हम लोग हटाने में सफल रहे। लेकिन अगर ये होगा तो इसमें ये भी चांसेज है और ये बहुत बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट इसका होगा कि जातिगत को, जातिवाद को फिर से बढ़ावा मिलेगा। लोगों को, किसी को अहम होगा कि मेरा इतना प्रतिनिधित्व है, कोई कहेगा मेरा कम प्रतिनिधित्व है। जैसे कहा जाता है कि 25% SC ST हैं, 52% आपको है जो OBC हैं। तो अगर एग्जैक्टली आंकड़ा आ जाएगा तो बस सामान्य वर्ग का कम प्रतिनिधित्व है देश में, लेकिन आपको जनसंख्या वार कम है लेकिन उनका बड़े क्षेत्रों में बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व है। तो इन चीजों को लेकर के एक विवाद भी आ जाएगा। देश की राजनीति विकास के स्थान पर पुनः जाति आरक्षण जैसे मुद्दों पर केंद्रित हो जाएगी। जैसे आज के टाइम में सब कहते हैं सबका साथ सबका विकास एंड ऑल, इस तरीके से लोग ला रहे हैं। अभी जब भी कोई आ रहा तो अपना जो मैनिफेस्टो लाता है, जैसे कोई भी सरकार हो, केजरीवाल जी जो हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, हमारे प्रधानमंत्री, जब इलेक्शन में आते हैं तो ये लोग है जो मैनिफेस्टो जारी होता है। मैनिफेस्टो में आपको क्या है, विकास की बातें होती हैं, कास्टिज्म पर आधारित नहीं होती है। लेकिन राजनीति जब ये हो जाएगा ना तो ये बहुत बड़ा चांस है कि राजनीति पे ज़्यादा केंद्रित हो जाएगी। स्पेशली बिहार में तो ये 100% होने की श्योरिटी है। सामाजिक, लेकिन आप वो लिखिएगा नहीं क्योंकि आपका उत्तर एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। सामाजिक समरसता प्रभावित होगी। विभिन्न जातिगत क्षेत्रीय दलों का उदय होगा जो राजनीतिक अस्थिरता को उत्पन्न कर सकते हैं।
जैसे आपको राजनीतिक दल है छोटे छोटे स्तर पे भी, अपना बिहार में ही अभी आपको बहुत सारे हैं राजनीतिक दल जो जातिगत आधार पे खड़े हुए हैं। तो हर स्टेट में ऐसा सब छोटा छोटा आ जाएंगे और राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो जाएगी। जातिगत व्यवस्था भारतीय समाज का अभिष्ट अंग है। ऐसे में इसे व्यापक दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। एक जाति आधारित जनगणना नीति निर्माताओं को बेहतर नीतियों और क्रियान्वयन रणनीतियों को विकसित करने का अवसर देगी, साथ ही संवेदनशील मुद्दों पर अधिक तर्कसंगत बहस को भी सक्षम करेगी। ये काफी इसका पॉजिटिव है। जनगणना द्वारा किसी देश अथवा किसी क्षेत्र में अच्छा ये फर्स्ट आ गया है। अब नहीं, लास्ट वाला जो पीडीएफ है यही, अच्छा यहीं पर तो है। यही तो, अच्छा ये है लास्ट, ये है, हाँ वहाँ। कोई इसमें आखिर टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में कुछ ना कुछ दिक्कत होती है, तो आप लोग कंटिन्यू ही रहिए। तो जो आप लोग को जातिगत बात हो रहा था, अब सिर्फ इसका नेगेटिव ही नहीं है, इसमें क्या है कि आप देखिए जातिगत व्यवस्था भारत का एक अभिन्न अंग है, तो इसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है कि ठीक है आप लाख कर दीजिए कि राजनीति से प्रेरित है या कुछ भी है, लेकिन उनका कल्याण के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसे व्यापक दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। एक जाति आधारित जनगणना नीति निर्माताओं को मदद करेगा कि जो योजना वो बनाएंगे तो उस योजना में वो इन जो डेटा को वो यूज करेंगे। ये चीजें मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता दिया था। अब आते हैं आगे। भारत में वास्तविक आंकड़ों के अभाव में सभी वर्गों को समान प्रतिनिधित्व के साथ साथ संसाधनों के वितरण में भी असमानता पाई जाती है। जो आंकड़े हैं, जब आपको मैंने बताया कि जो जनगणना होता है तो दो आधार होता है, एक सामान्य वर्ग आता है, सामान्य वर्ग में भी जितनी भी जातियां हैं जनरल और ओबीसी को एक साथ रखा जाता है और एससी एसटी को अलग किया जाता है। तो जो वास्तविक आंकड़े हैं इसका अभाव होता है। तो अभाव के कारण क्या होता है कि जो समान प्रतिनिधित्व तो मिलता ही नहीं है और साथ में संसाधनों के वितरण में असमानता पाई जाती है। ऐसे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, देखिए ऐसे तो लिखना होता तो आप सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट लिख सकते थे, लेकिन आप मुख्य परीक्षा लिख रहे हैं और ऐसे शब्दों का प्रयोग करिएगा सुप्रीम कोर्ट से पहले माननीय का, तो आपको मार्क्स अच्छे मिलने की ज्यादा चांसेज है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी विभिन्न फैसलों में वास्तविक आंकड़े सामने लाने की बात कही गई है ताकि वंचित समूह को उनका अधिकार मिले। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी बोला गया कि नहीं, आप वास्तविक आंकड़े लाइए ताकि सबको टारगेट करके, जैसे टारगेट का मतलब है कोई वंचित है उसके बारे में आपको पता ही नहीं है। मैंने ऑलरेडी बताया कि जैसे कि लगभग आरक्षण का फायदा सबसे ज्यादा आपको मीना जनजाति अनुसूचित जनजाति का ले लेती है, तो बाकी जनजातियां उसका फायदा नहीं ले पा रही हैं। तो इस तरीके से अगर आंकड़े आ जाएंगे राज्यवार तो हर जाति का एक उत्थान हो सकता है। वस्तुतः एक जनगणना हमें समृद्ध व व्यापक जानकारी देती है। ऐसे में जातिगत जनगणना सामाजिक न्याय व, एक मिनट आप लोग को सॉरी, आज थोड़ा सा इंटरप्ट हो रहा है, टेक्नोलॉजी को लेकर के थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है और उसमें मेरी ही थोड़ी गलती थी कि मैंने पीडीएफ को कुछ ज़्यादा फास्ट चला दिया था। टेक्नोलॉजी तो हम लोग से फास्ट ही चलता है। जनगणना सामाजिक न्याय एवं समता मूलक समाज की स्थापना में सहायता तो करेगी ही, जो समता सबको बराबर रूप से स्थापित करने में सहायता करेगी, परंतु इसके राजनीतिक व सामाजिक दुष्प्रयोग के भी ज्यादा चांसेज है, मतलब समाज में विभेद होने की संभावना भी बढ़ेगी। ठीक है, ये सामाजिक रूप से उन्हें उत्थान तो करेगी लेकिन इसका दुष्प्रयोग होने का बहुत बड़ा चांस है, क्योंकि आपको राजनीतिक रूप से ही होगा ही और सामाजिक रूप से होगा। ऐसे में सरकार
को इस मुद्दे को संवेदनशीलता तथा गंभीरता से देखने की जरूरत है, ताकि देश को सौहार्द भी बना रहे और साथ ही देश के वंचितों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। ये ना हो कि अच्छा प्रॉब्लम होगा तो इस सेंसस को कराया ही नहीं जाए, या फिर अगर ये सेंसस हुई तो ऐसा डेटा ना दिया जाए, आंकड़ा, और जिससे लोगों को आपसी जो भारत में समरसता है उसको प्रभावित हो। तो इस तरीके से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार का बीपीएससी को लेकर के, तो इसे आप अच्छे से अपने तरीके से बना लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट डेटा था हम लोगों ने, फैक्ट था, हम लोगों ने करवा दिया। अब मिलते हैं अगले प्रश्न पर। थैंक यू स्टूडेंट साथी से जुड़ने के लिए।